हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो में। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ वर्क के बारे में कि वर्क क्या है, उसकी यूनिट क्या है और कब वर्क मिनिमम होता है, कब मैक्सिमम और कब जीरो होता है, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिकली वर्क पावर एनर्जी के दूसरे टॉपिक एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वर्क हो, पावर हो, एनर्जी हो, तीनों की तीनों किस प्रकार की क्वांटिटी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, अदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेसिकली एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, यह कार्य का ही एक रूप होती है। दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क का ही क्या है, एक डिफरेंट फॉर्म है, एक दूसरा रूप है। अगर इसके परिभाषा की बात की जाए, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, तो द एबिलिटी टू डू वर्क, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी कार्य है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो इफ़िशियंसी होती है, वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए कोई 100 मीटर की डिस्टेंस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है, और हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। अगर हम इसी दूरी को क्या करते हैं, दौड़ करके एक 10 सेकंड में तय कर लेते हैं 100 मीटर की दूरी, तो आप क्या कहेंगे, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा है, आप काफ़ी ऊर्जावान है, आपने बहुत जल्दी इस दूरी को तय कर लिया। अगर हम इसी दूरी को क्या करते हैं 10 मिनट में तय करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप सो करके रो करके चल रहे हैं, ऊर्जा आपके अंदर नहीं है, मतलब आपके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल से समझा जाए, कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है। कोई कार्य यक्ष है, यक्ष कार्य को ए क्या करता है, 5 मिनट में करता है, और बी क्या करता है, उसी कार्य को 10 मिनट में करता है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो ये है, ए के अंदर क्या है, क्षमता ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है कार्य करने के लिए, इसलिए उसको समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है। यहीं बी देखा जाए तो बी कितना ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, अर्थात इसके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है, कार्य करने की उतनी क्षमता नहीं है। तो जितनी जिसकी क्षमता अधिक होगी उतने वो कार्य को अधिक करेगा। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की ही क्षमता होती है। एबिलिटी टू डू एनी वर्क या एफिशिएंसी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ऊर्जा क्या है, कार्य ही है, कार्य का ही दूसरा फॉर्म है। तो इसके यूनिट की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जैसा कि हमने पढ़ा था वर्क की एसआई यूनिट क्या होती थी, न्यूटन मीटर या फिर जूल होती थी। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होती है, ठीक। सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो वहाँ पर वर्क में हमने पढ़ा था कि वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी की जो सीजीएस यूनिट होती है अर्ग ना होकर के ये क्या होती है, कैलोरी होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं खाने वाला, तो उसमें लिखा होता है इतनी कैलोरी इसमें ऊर्जा है, इतनी किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा है। तो वहाँ पर ऊर्जा को किस फॉर्म में व्यक्त करते हो, किलो कैलोरी या फिर कैलोरी में। और जब भी हम विद्युत ऊर्जा को व्यक्त करना होता है या फिर किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को व्यक्त करना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग करते हैं। बड़ी एनर्जी के लिए हम किलो जूल या फिर किलो वाट का भी प्रयोग करते हैं। अब बेसिकली पूछा क्या जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है इस जूल और कैलोरी के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, ये बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी देख लेंगे। बात की जाए कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। एक कैलोरी और जूल में रिलेशनशिप निकाला जाए तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कितना होता है, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या कहीं कहीं एग्जाम में 4.18 ना दे करके क्या लिखा होता है, 4.2 जूल भी लिखा होता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं, उसे थोड़ा इजीली करने के लिए 4.18 या 4.2 जूल दे दिया जाता है। यदि इसको रिवर्स किया जाए कि एक जूल में कितने कैलोरी होती है, एक जूल इक्वल टू हाउ मच कैलोरी, तो ये लगभग आता है 0.24 कैलोरी के करीब आता है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 0.24 कैलोरी होती है। अब इसे याद कैसे रखना है कि 0.24 कब होता है, 4.18 कब होता है। तो एक सिंपल सा थोड़ा ट्रिक टाइप से समझेंगे हम
4 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, और जे हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोनों देखा जाए इसकी आकृति क्या है, समान, एक समान जैसा दिखता है। तो जब भी ऐसा आता है जे है जूल लिखा हुआ है तो उसके साथ क्या होगा, 4 होगा। मतलब 1 कैलोरी बराबर क्या होगा, 4.18 जूल या 4.2 जूल के बराबर होगा। और इधर देखेंगे तो कैलोरी और 2 क्या है, अलग अलग डिफरेंट है। तो इस हिसाब से हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। किस प्रकार की यूनिट है, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि होती है। अब इसके बाद बात की जाए कि कितने प्रकार की एनर्जी होती है, तो एनर्जी कई सारे रूपों में होती है, कई सारे फॉर्म में होती है, डिफरेंट प्रकार की एनर्जी होती है, उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें आती है मास एनर्जी, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनमें क्या है, कुछ ना कुछ मास निहित होता है, कुछ ना उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, मैटर होता है। तो उस मैटर के कारण, उस द्रव्यमान के कारण, उस पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, मास एनर्जी, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसकी गणना कैसे की जाती है, तो इसकी गणना की जाती है E बराबर mc² के द्वारा। आप सबको पता है E बराबर mc²। ये समीकरण आइंस्टीन जी के द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E बराबर mc² समीकरण दिया गया था। इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो किसी भी पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। गणना कैसे करते हैं, E बराबर mc² के द्वारा, जहाँ E क्या है, उस पदार्थ की अंदर निहित ऊर्जा होती है, m क्या है, उस पदार्थ का द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, और c क्या होता है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है। ठीक, इसी को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर सापेक्षिकता का सिद्धांत या आपेक्षिकता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किसको, E बराबर mc² का जो इक्वेशन होता है, इसी को हम अल्बर्ट आइंस्टीन का जो इक्वेशन, इसी को सापेक्षिकता का सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी जानते हैं। इसी द्रव्यमान एनर्जी से भी हमारी कौन सी निकल के आती है, परमाणु एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, इसी से डेरिवेट होके आती है। ठीक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सोलर एनर्जी को। पता ही है आपको कि इस ब्रह्मांड में, इस सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो इस सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाता है तो कौन सा है, सूर्य है, सन है। तो सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सन के लाइट से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी या फिर सूर्य ऊर्जा के नाम, सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसी के सिद्धांत बहुत सारे आपके इक्विपमेंट कार्य करते हैं, जितने भी सोलर पावर प्लांट वगैरह होते हैं सब सूर्य ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होते हैं। नेक्स्ट आती है इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर का नाम सुनते ही, न्यूक्लियर एनर्जी का नाम सुनते ही हम लोगों के अंदर एक क्या कल्पना होती है, युद्ध की कल्पना होती है, लड़ने मरने वाली कल्पना होती है, या फिर हिरोशिमा और नागासाकी का वो दृश्य याद आता है न्यूक्लियर का नाम सुनते ही। तो इससे स्पष्ट होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, तो किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब ये न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली बात की जाए तो इसका उपयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने के लिए, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में हम इसका प्रयोग बेसिकली कब करते हैं, मतलब अगर बात की जाए, कंपेयर की जाए कोयले वगैरह से, तो अगर 25 टन कोयले से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उतनी ऊर्जा 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्पन्न की जा सकती है। तो इस हिसाब से जो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है काफ़ी अच्छी होती, काफ़ी सस्ती होती है, बट इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। इसमें पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो परमाणु बम सिद्धांत पे कार्य करता है नाभिकीय विखंडन के। इसमें क्या होता है, जो यूरेनियम का नाभिक होता है 235 या कोई अदर भारी नाभिक होता है, वो क्या होता है 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटता है। तो उस टूटते समय जो एनर्जी रिलीज करता है उसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसके सिद्धांत पे कार्य करता है परमाणु बम। जो भी हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए थे वो नाभिकीय विखंडन पे ही आधारित परमाणु बम थे। ठीक, नेक्स्ट आता है
इसमें नाभिकीय संलयन पूछा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस समय जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, उसे हम कहते हैं, मतलब वो एक प्रकार से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी बहुविकल्पीय में कि सूर्य क्या है, लगातार ऊर्जा का उत्पादन करते रहता है, ऊष्मा देते रहता है, प्रकाश देता है, फिर भी उसकी ऊष्मा क्यों ख़त्म नहीं होती, उसकी एनर्जी ख़त्म क्यों नहीं होती है? तो इसका भी कारण है नाभिकीय संलयन का, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ हम जानते हैं बहुत सारे प्लैनेट, बहुत सारे ग्रह उपग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे जैसे उनकी एनर्जी डाउन होती जाती है, वो सब क्या करते हैं, मतलब सूर्य उन सबको क्या करता है, अपने केंद्र की तरफ, नाभिक की तरफ आकर्षित करता है, उनके संलयन के द्वारा क्या करता है, ऊष्मा को प्राप्त करता है। ठीक, तो सूर्य के ऊर्जा का भी स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन है। परमाणु बम किस पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। जब भी किसी वस्तु में क्या होता है, कंपन होता है, कोई वस्तु वाइब्रेट करती है, तो उस समय क्या एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है, तरंग निकलती है। जैसे इस समय हम बोल रहे हैं, तो इस समय भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा जनरेट हो रही, तो इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम ध्वनि ऊर्जा या साउंड ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसको आप कैसे महसूस करें, तो अगर एग्जांपल लिया जाए, जब भी कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन काफ़ी तीव्र वेग से किसी मंजिल इमारत के पास से गुजरता है, तो उसके आवाज़ के कारण क्या होते हैं, उसके खिड़कियों के शीशे, मतलब जो शीशे होते हैं, चटक जाते हैं। अब इमारत में जो बाहरी खिड़कियां होती हैं, उसमें जो शीशे लगे होते हैं, उस एरोप्लेन की आवाज़ की, उस हेलीकॉप्टर की आवाज़ के कारण क्या होते हैं, चटक जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उसके मतलब ध्वनि से एक प्रकार की ऊर्जा निकल रही होती। साथ ही साथ लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब काफ़ी तेज़ी आवाज़ में बजते हैं, तो हमें उसको सुनना, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और हम क्या करते हैं, अंत में अपने कानों को बंद कर लेते हैं। या फिर जब आपके कानों के पास कोई काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है, तो आप क्या कहते हैं, थोड़ा धीरे बोलो, मतलब उसको कम, थोड़ा धीरे बोलने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे कानों के जो पर्दे होते हैं फटने के सिचुएशन में आ जाते हैं। तो स्पष्ट होता है कि ध्वनि से क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जो आकर के हमारे कानों के पर्दों पर क्या करती, इम्पैक्ट डालती है। ठीक, तो नेक्स्ट आती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है, बेसिकली जब भी कोई तत्व या एलिमेंट कह लीजिए, कोई भी पदार्थ जब दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो ऊष्मा निकलती है, उसे हम कहते हैं क्या, केमिकल एनर्जी या फिर रासायनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसा कि एग्जांपल ले लिया जाए प्रकाश संश्लेषण का, तब जब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं आपस में, तो उससे बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि पौधों में क्या करती है, वृद्धि का काम करती है। तो प्रकाश संश्लेषण ले लिया जाए। इसी के साथ साथ जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया करते समय भी बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऐसे भी जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी या फिर रासायनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कहा जाता है हिंदी में प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा बेसिकली क्या है, कोई भी मतलब प्रकाश का स्रोत, जैसे क्या है, दीपक है, जलता हुआ दीपक, जलती हुई मोमबत्ती, या फिर विद्युत बल्ब जल रहा है, या फिर सूर्य ही है, तो अभी क्या है, एक लाइट का सोर्स है, जहाँ से भी प्रकाश निकलता है, तो उस प्रकाश के द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी या फिर प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। इसके प्रिंसिपल पे पूछा जाता है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस पे कार्य करते हैं, तो आपने नाम सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फिर फोटो वोल्टाइक सेल, जो कि क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा से संचालित होकर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं। ठीक, या फिर जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, वो भी क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का ही इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट आती है हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। तो जब भी किसी पदार्थ का दहन किया जाता है, उस पदार्थ को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, या फिर दो सतहों को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में घर्षण कराया जाता है, तो उनके बीच क्या होता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से काटा जाता है, तो उस समय जो ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी या फिर ऊष्मीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आती है
मैकेनिकल एनर्जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं। क्या है वो मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? किसी भी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण, उसकी पोजीशन में परिवर्तन के कारण, या फिर उस वस्तु की गति के कारण, गति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उसे हम कहते हैं बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी, हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का क्या होती है? योग होती है। जितने भी मैकेनिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि डायनमो हो गया, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैकेनिकल के, वो सब किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो उनमें कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी होती है। किस फॉर्म में? काइनेटिक फॉर्म में और पोटेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ से निकल के आता है कि हमारी ये मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती, एक होती स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। तो अब हम इनको आगे पढ़ने वाले हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है। 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। बात की जाए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो किसी भी वस्तु के कह सकते हैं एक प्रकार की स्टोर्ड एनर्जी होती है। क्या होती है? ये स्टोर्ड एनर्जी होती है। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण, उसके आकार के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, वही उस वस्तु की क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। किस प्रकार की ऊर्जा है? ये एक प्रकार की स्टोर्ड एनर्जी होती है। जैसे कि कोई भी वस्तु अगर कहीं रखी हुई है, स्थित है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम यहाँ पर खड़े हैं, तो खड़े होने के लिए भी मुझे एक प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं धनुष आपने देखा होगा। तो धनुष पर जब हम तीर को क्या होते हैं? ताने होते हैं, तीर चढ़ा हुआ धनुष है, तो उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो होती है पोटेंशियल एनर्जी। कंडीशन क्या है? जो धनुष है मतलब तीर, वो ताना हुआ, छोड़ा नहीं, तान के हम खड़े हैं, तो उस समय उस बाण में और धनुष में कौन सी ऊर्जा है? तो है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, कोई भी स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग तनी हुई है या फिर दबी हुई स्प्रिंग है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें भी ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट उदाहरण पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कोई भी डैम है या रिजर्वायर है, इसको क्या किया गया है? बंद करके इसमें पानी को स्टोर करके रखा गया है। तो इस समय इसमें कौन सी एनर्जी है? तो जहाँ भी नाम आ जाता है स्टोर्ड का, तो वहाँ कौन सी एनर्जी हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो बांध के द्वारा या फिर डैम के द्वारा एकत्रित किए गए जल में भी कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। या फिर दबा हुआ गद्दा कह सकते हैं, गद्दे को दबाने के बाद जो उसमें ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। जितने भी खिलौने की गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, मतलब गाड़ी होती है खिलौने वाली, उसमें स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग में क्यों वो चलती है? तो उसमें एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होती है, इसी के कारण वो गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक, तो ये सब बेसिकली किसके एग्जाम्पल हैं? तो बेसिकली एग्जाम्पल हैं स्थितिज ऊर्जा के। ठीक, स्थितिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसे हम लिखते हैं पीई के द्वारा, पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में पीई लिखते हैं। मात्रक क्या होगा? तो चाहे जो भी ऊर्जा हो मात्रक वही होगा, जूल होगा, और नेक्स्ट मात्रक कैलोरी होगा। ठीक, कैसी राशि है? तो वर्क पावर एनर्जी, चाहे जो भी एनर्जी हो अदिश राशि ही होती है। इसको हम कैसे निकालते हैं? तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m है, तो उसके अंदर उसकी कितनी ऊर्जा निहित होती है, कितनी ऊर्जा वो कंटेंट करता है, इसको हम निकालते हैं Pe बराबर m गुणे g गुणे h के द्वारा। Pe बराबर mgh से हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट करते हैं, उसको निकालते हैं। बेसिकली ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये फार्मूला काम कब आता है? जब भी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? कुछ ऊंचाई पर फेंकते हैं या ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराते हैं,
तो उस समय उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, तो होती है स्थितिज ऊर्जा। जब काफ़ी ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित होती है तो वहाँ पर हमें ऊर्जा निकालनी होगी, तो इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा PE बराबर mgh का, जहाँ m क्या है उस वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान हमें पता है 9.8 या फिर 10 भी हम रखते हैं, h क्या है वो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है कि कितने ऊंचाई पर वस्तु स्थित है। तो ये बेसिकली है किसके बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरी हमारी आती है काइनेटिक एनर्जी, जिसे हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके नाम से यह स्पष्ट है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, एनर्जी ड्यू टू मोशन के कारण, उसकी मोशन के कारण या गति के कारण उस वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वही उस वस्तु की क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अब कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है तो गति करते समय उसमें कार्य करने की एक क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, ठीक, वस्तु का द्रव्यमान क्या है m है और ये b वेग से गतिशील है, मतलब b स्पीड के साथ जा रही है, गति कर रही है, तो इसमें कितनी ऊर्जा निहित है, कितनी ऊर्जा संचित है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को प्रदर्शित किया जाता है KE के द्वारा। तो KE बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक, KE बराबर हाफ mv² के द्वारा हम इसको निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं, जहाँ पर m क्या है उस वस्तु का द्रव्यमान है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, और b क्या है वेग है, वस्तु कितने स्पीड के साथ गतिशील है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए, पहले हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी में कि जब हमारा धनुष पर तीर हम ताने हुए खड़े थे तो जो उसमें ऊर्जा थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। अब यह धनुष को क्या किया, धनुष से बाण को छोड़ दिया जाए। ठीक, जब तीर धनुष से निकलता है तो उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो बेसिकली ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा था कि जब भी कोई डैम है उसमें वाटर को स्टोर किए हैं तो उसमें जो ऊर्जा थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी डैम को क्या किया जाए, खोल दिया जाए, इससे बहते हुए पानी में जो ऊर्जा होगी ये कौन सी ऊर्जा होगी, ये होगी गतिज ऊर्जा, या कह सकते हैं काफ़ी ऊंचाई के साथ, काफ़ी ऊंचाई से गिरते हुए पानी या झरने से, कह सकते हैं चोटी से, हिल से गिरते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो वह भी होती है गतिज ऊर्जा। दौड़ता हुआ बालक है, चलती हुई रेलगाड़ी है, कोई भी वस्तु जहाँ पर किसका नाम आता है, मोशन का नाम आ जाता है, गति का नाम आ जाता है, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी एक ही ऊर्जा होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं इस पर कुछ एक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार के और इस पर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसमें बेसिकली इसी फार्मूले पे बेसिस आपके न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे होते हैं देखते हैं। कोई न्यूमेरिकल जैसे कहा गया कोई किसी वस्तु का वेग b है और यदि उसके वेग को बढ़ा के 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इफेक्ट होगा या उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। प्रश्न क्या है, प्रारंभिक में किसी वस्तु का वेग क्या है, b है। ठीक, प्रारंभिक में उसका वेग b है, अब बाद में उसका वेग बढ़ा के क्या कर दिया जाता है, नया वेग जो हो जाता है उसको हम बढ़ा के कर देते हैं 4b, मतलब वेग उसका 4 गुना बढ़ जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट किया जाता है KE बराबर 1/2 mv²। ये कब है, प्रारंभिक में है जब उसका वेग क्या है b है, और नई कंडीशन में देखेंगे KE न्यू की बात की जाए जब उसका वेग कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, b की वैल्यू हो जाएगी 4b, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 m इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू b का स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये क्या आता है 16, हम 16 को हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा 1/2 mv²। ठीक, और इस 1/2 mv² के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, अगर हम पहले वाले समीकरण से देखें तो इसके स्थान पे हम रख सकते हैं KE। तो जो हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी जो न्यू वाली है
ये क्या हो जाएगी 16 इंटू काइनेटिक एनर्जी जो हमारी प्रारंभ में थी, आरंभ में थी। तो कह सकते हैं यदि कोई वस्तु b वेग से गतिशील है, उसके वेग को बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। ठीक, पहले कितनी थी, 1 गुनी थी, अब कितनी हो रही है, 16 गुनी हो जाएगी, मतलब 16 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन यह पूछता है कितना में वृद्धि कितनी हुई, तो पहले क्या थी, के ही थी, अब 16 के ही हो गई, तो परिवर्तन कितना हो गया, 15 गुना बढ़ गया, लेकिन टोटल कितना हो गया, 16 गुना हो गया। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो x गुना बढ़ जाएगी। लेकिन यदि उसके हम वेग को क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से गुणा कर रहे हैं, तो जो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो x स्क्वायर गुनी हो जाएगी। फिर से समझेंगे, यदि हम द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं, x गुना कर रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, x गुना हो जाएगी। जितना हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे, जितना गुना, उतने गुना उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन यदि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात की जाए कि उसके वेग को x गुना किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा x स्क्वायर गुनी हो जाएगी। मीन्स उसको हम उतने टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, वेग को 2 गुना कर रहे हैं, तो हमारी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वेग को 3 गुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। 4 गुना करें तो 16 गुनी हो जाएगी। उसी के स्क्वायर फॉर्म में बढ़ती जाएगी। द्रव्यमान में क्या होगा, जितने गुना करेंगे उतने गुना हमारे द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ठीक, तो ये था किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। तो जैसे देखा जाए, छत पे जो दौड़ता हुआ लड़का होता है, तो छत क्या है, हमारा रिस्पेक्ट वो स्थित है, उसकी सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं है, और लड़का क्या है, उस पर दौड़ रहा है। तो उसमें दोनों ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी होती है। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है, कोई ट्रेन में या किसी बस में, किसी भी सवारी में कोई यदि व्यक्ति बैठ के यात्रा कर रहा है, तो हमारी व्हीकल्स क्या है, गतिशील है, लेकिन व्यक्ति क्या है, स्थिर है। तो किसी ट्रेन में या फिर बस में सफ़र करते हुए व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा, मतलब दोनों ऊर्जा उसमें होती है। तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए, जो छत से लटक कर पंखा चलता है, फ़ैन गति कर रहा होता है, उसमें कैसी ऊर्जा होती है, तो फ़ैन क्या है, एक जगह पे फिक्स है, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है, वो राउंड कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसके कारण उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो छत से लटक कर चलते हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, और उसके साथ साथ गतिज ऊर्जा भी होती है। तो ये आपसे एग्जाम्पल कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक थोड़ा और एक टॉपिक देख लेते हैं कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई आपकी एक स्प्रिंग है जिसकी प्रारंभ में लंबाई क्या है, L1 है। अब इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के इसकी लंबाई को हम खींच के बढ़ा देते हैं, x लंबाई में इसके क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, और इसकी जो नई लंबाई हो जाती है वो क्या हो जाती है, टोटल L2 हो जाती है। तो इस समय इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा है, ये कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है, या फिर सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया जाता है कि तनी हुई स्प्रिंग में उसकी संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ऐसा कुछ पूछा जाता है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा x क्या है, लंबाई में परिवर्तन है। हमें पता है लंबाई में परिवर्तन करने के लिए कुछ ना कुछ हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो हम बल लगाकर इसकी लंबाई में परिवर्तन करते हैं, तो कहा जाता है किसी भी स्प्रिंग की एकांक लंबाई में परिवर्तन करने के लिए लगाया गया बल ही उसका क्या कहलाता है, स्प्रिंग नियतांक कहलाता है, जिसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। के क्या है, तो ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जितना बल लगाकर हम स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं, एकांक लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं, वही उसका क्या है, स्प्रिंग नियतांक होता है। मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक होता है। इस एकांक क्षेत्रफल पे, मतलब एकांक लंबाई में वृद्धि करने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है, वही उसका स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। तो यहाँ से स्प्रिंग की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की अगर गणना करें तो ये होती 1/2 के
एक्स स्क्वायर हो जाती है। ठीक, अगर आपको निकालना है कि स्प्रिंग में कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है तो हमें ये फार्मूला प्रयोग करना है 1/2 के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है तो स्प्रिंग का कांस्टेंट है जो कि आपको दिया होगा, और एक्स क्या है तो स्प्रिंग के लंबाई में वृद्धि है कि खींचकर उसमें हम कितना परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, कोई उदाहरण की, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर है। तब दिया गया है आपको उदाहरण में कि के की वैल्यू दी गई है 100 न्यूटन प्रति मीटर है। फिर आगे क्या बोल रहा है, उसकी लंबाई में 60 से 70 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है। मीन्स प्रारंभ में उसकी लंबाई कितनी थी तो इनिशियल उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर थी। अब क्या किया हमने, उसको खींचा, तो खींचने के बाद उसकी लंबाई कितनी हो गई, 70 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें निकालना है कि उसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ से देखें तो परिवर्तन कितना हुआ, तो यहाँ से परिवर्तन होता है 10 का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 - 60 बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये किस में दिया है, सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास यूनिट कौन सी है, मीटर है। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.1 मीटर, यहाँ से आ जाएगा। ठीक, क्या, x की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो P बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर का यूज करेंगे। तो 1/2 के की वैल्यू कितनी है, 100 है। x की वैल्यू कितनी है तो 0.1 है। इसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब हम इसको 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.1 से, और इसी का क्या है, स्क्वायर है, तो मीन्स फिर से 0.1 से। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 और 1 कितने स्थान के बाद लग जाएगा, 2 स्थान के बाद लग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5। और ये क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल या कैलोरी होती है। यहाँ चीज़ें मीट्रिक में दी गई, एसआई में न्यूटन है, तो यहाँ के पर क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। ठीक, तो जो उसकी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होगी कितनी होगी, 0.5 जूल होगी। तो आशा करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एनर्जी क्या होती है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वही एनर्जी होती है। हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार के फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में कि कौन कौन सी एनर्जी होती है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन संवेग और गतिज ऊर्जा के बारे में, उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसके साथ साथ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का, और उसके साथ साथ कौन से एनर्जी को किस में परिवर्तित करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। ये सब सारी चीज़ें हम समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप टेलीग्राम को जोड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर क्लासेस की पीडीएफ के साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।